एमिली ने तुरंत ही सहमति दे दी। घर में उसके अलावा सिर्फ एल्सी थी। एमिली ने केवल बटलर को बताया कि वह कहाँ जा रही है। फिर वह हैरोल्ड को लेकर बाहर गई। कार में बैठने के बाद उसने हैरोल्ड की ओर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली टॉफ़ी फेंकी। हैरोल्ड ने टॉफ़ी को देखा। पिछली बार भी उसने उसे वही टॉफ़ी दी थी। उसने रियरव्यू मिरर से एमिली की ओर देखा। संयोग से उसकी नज़र एमिली की साफ और खूबसूरत आंखों से मिली। थैंक यू, उसने कहा। एमिली ने उसी समय एक छीली हुई टॉफ़ी अपने मुंह में डाल ली। उसने रियरव्यू मिरर में देखते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ऐसे ही रहना। एलियट तुमसे चाहे कुछ भी पूछे, मेरे लिए सब छिपाना। ओके। हैरोल्ड को अंदरूनी आदमी बनाना एक जोखिम था, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में हैरोल्ड और मॉरी एक हादसे में साथ थे। एमिली हैरोल्ड पर ही दांव खेल सकती थी। वैसे भी हैरोल्ड से बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं था। सिडनी ने उससे ब्रिट्स के पास वाले पार्क में मिलने का प्रस्ताव दिया। जब एमिली और हैरोल्ड वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा सिडनी पवेलियन में हरे रंग की ड्रेस पहने बैठी थी। सिडनी का परिवार हर्ब के व्यापार में था। वो गानो दे रमा जैसी थी जो अकेले किसी चट्टान पर उगती है। बाहर से कोमल दिखती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल बेहद मजबूत था। हाय, सिडनी ने एमिली को देखकर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उसने अपना बड़ा बैग खोला और एमिली को कुछ दस्तावेज सौंपे। मुझे लगा तुम नहीं चाहोगी कि और किसी को इसके बारे में पता चले, इसलिए मैंने यहाँ मिलने का चुनाव किया। ये वे चीज़ें हैं जो मैंने इन दिनों जुटाई हैं। सिडनी ने एमिली को जो दिए उनमें एक हाउसिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेटर, हाउस ओनरशिप ट्रांसफ़र असाइनमेंट और अन्य दस्तावेज थे। वो मकान सीधे एमिली के नाम नहीं था, बल्कि पहले एमिली के परिवार से एमिली के नाम ट्रांसफ़र हुआ और फिर वह सभी ज़रूरी कागजात लेकर यहाँ एमिली से मिलने आई थी। सिडनी ने एक तरफ खड़े होकर कहा, मैं इस ज़मीन को तुम्हारे नाम करने के लिए नोटरी ऑफिस जाऊंगी, लेकिन मुझे एक शेयर होल्डर बनना है। चाहे तुम कोई भी बिजनेस करो, उसमें मुझे 10% हिस्सेदारी चाहिए। एमिली दस्तावेज पढ़ रही थी, तभी सिडनी का प्रस्ताव सुनकर उसने तुरंत हामी भर दी। उसे वैसे भी एक मददगार की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ और उसने हैरानी से सिर उठाकर पूछा, तुम मुझे ये ज़मीन यूं ही दोगी? सिडनी ने सिर हिलाया, हाँ। असल में मैंने इसके लिए 50,000 तैयार रखे हैं। एमिली ने अपने बैग से पैसों की गड्डी निकाली। सिडनी चुप रही। एमिली ने उसके चेहरे पर हल्का बदलाव देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। सिडनी मुस्कुराए और घड़ी देखी। चलो, कोई हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहा है, जल्दी करो। रास्ते में एमिली ने धीरे से हैरोल्ड से पूछा, उसका क्या मामला है? हैरोल्ड ने सिडनी की पीठ की ओर देखते हुए फुसफुसाया, मिस एमिली, ये ज़मीन पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसकी कीमत 50,000 से कहीं ज़्यादा है। सच में? तो कितनी होगी? 60,000। एमिली को चीज़ों की कीमत का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। हैरोल्ड निरुत्तर हो गया। नोटरी ऑफिस की सारी औपचारिकताएं पूरी करने में 1 घंटा लग गया। तब तक अंधेरा हो गया था। एमिली ने सोचा सिडनी को डिनर पर ले जाए। वे डिनर के लिए रेस्तरां चुनते हुए टहलने लगे। हैरोल्ड ने मॉरी को कॉल कर बताया कि एमिली KFC गई है। मॉरी को कोई आपत्ति नहीं थी, उसने सिर्फ हैरोल्ड को एमिली का ध्यान रखने को कहा और फ़ोन काट दिया। एमिली एक रेस्तरां तक पहुंची और अंदर जाने ही वाली थी कि सिडनी ने हल्के से उसे खींचा और धीरे से कहा, किसी और रेस्तरां में चलते हैं। क्यों? मुझे यहाँ की रोशनी पसंद है, एमिली ने पूछा। वैसे भी यह रेस्तरां ब्रिट्स से काफ़ी दूर था, उसे लगा यहाँ कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। डोर अटेंडेंट ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था और झुककर कहा, वेलकम, प्लीज़ कम इन। एमिली अंदर चली गई और तभी उसे समझ आया कि सिडनी ने दूसरे रेस्तरां क्यों कहा था। सामने वाले दरवाजे पर मार्किस कुछ आदमियों के साथ बैठा था। उसके पास एक औरत थी जो उसके कंधे पर लटक रही थी। वो उसे वक्त वक्त पर शराब पिला रही थी और उसकी जांघ पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। मार्किस ने इतना पी लिया था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो औरत की कमर पकड़े नशे में मुस्कुरा रहा था। पिछली बार की घटना के बाद से
सिडनी का मर्दों पर से पूरा विश्वास उठ चुका था। उसने हल्के से अपनी नजरें झुका ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। एमिली को यहाँ आने का थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब बाहर जाती तो पहचान ली जाती। इसलिए वह खिड़की के पास सबसे अंदर वाली सीट पर जाकर बैठ गई। हैरोल्ड ने एमिली की पसंद के 2 व्यंजन ऑर्डर किए और फिर मेन्यू सिडनी को दे दिया। शायद माकीज नशे में था, उसने ऊंची आवाज में कहा। वो कमीनी, मेरे पास मौका था उस औरत के साथ। उसके आसपास बैठे आदमी शायद उसके गुर्गे थे। वे हंसते हुए पूछने लगे, किस औरत की बात कर रहे हो? अगर वो चालाक एल्सी बीच में न आई होती तो उस रात मैं ह्यूबरी डिकिसन की बेटी के साथ सो चुका होता। क्या सच में? मैंने सुना है उसकी बेटी बहुत सीधी और ठंडी मिजाज है। अब सबको पता चल गया कि वो कैसी है। मिस्टर माकीज, मैंने सुना है कि वो अजीब तरह की है। अपना ज्यादातर वक्त फार्मेसी में गुजारती है। शायद दवा जैसी बदबू आती होगी उससे। आपको उस तरह की लड़की क्यों पसंद है? माकीज ने पास बैठी औरत की गर्दन पर काटा और बोला, क्योंकि मुझे कुछ अलग चखना है। उसकी बाहों में बैठी औरत ने अदा से कहा, आप तो बड़े शरारती हैं। सारे आदमी हंस पड़े, लेकिन सिडनी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पल के आवेश में किया काम उसे इतनी बेइज्जती देगा। एमिली ने उसकी शक्ल देखी और समझ गई कि ह्यूबरी शायद सिडनी का पिता है। उसने हैरोल्ड को इशारा किया, लेकिन हैरोल्ड उसकी नज़रें नहीं समझ पाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हैरोल्ड की उलझन भरी नज़रों के बीच एमिली खड़ी हो गई। हैरोल्ड ने उसे उठते देखा और पीछे हो लिया। एमिली जब माकीज के पास से गुजर रही थी, उसने एक बियर की बोतल उठा ली। रुको, उसने उसे पहले भी ऐसा करते देखा था। हैरोल्ड तुरंत दौड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि एमिली ने खाली बोतल उठाकर सीधे माकीज के माथे पर दे मारी। पहले उसने ईंट से आदमी पर हमला किया था और अब वही नज़ारा दोबारा। कुछ पल के सन्नाटे के बाद चीख सुनाई दी। माकीज के पास बैठी औरत चिल्लाई और उठकर बाहर भागना चाही। आसपास बैठे गुर्गों ने तुरंत एमिली को पकड़ लिया। अरे, तुम कौन हो? मिस्टर माकीज ठीक हैं, हमने इस लड़की को पकड़ लिया है। एमिली ने हैरोल्ड की ओर देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और लाचारी थी। हैरोल्ड दंग रह गया। मुझे पता था तुम नाटक कर रही हो। सिडनी भागकर आना चाहती थी। तभी हैरोल्ड को एमिली की नज़र का मतलब समझ आया। उसने तुरंत सिडनी को रोका, उसे बैठाया और मेन्यू पकड़ा दिया। फिर आदेश दिया, चेहरा ढक लो। हैरोल्ड के शब्द सुनकर सिडनी डर गई। उसने उसकी बात मानी, चेहरा मेन्यू से ढक लिया और धीरे से ऊपर झांककर वहां का हाल देखने लगी। ठहरो जरा, ये लड़की तो जानी पहचानी लग रही है। कुछ आदमियों ने एमिली को गौर से देखा। दूसरी ओर माकीज खून से सने माथे को पकड़कर उठ खड़ा हुआ। उसने एमिली को घूरा, दांत भींचते हुए चिल्लाया, तू पागल है क्या? ये क्या कर रही है? आखिरकार सबको होश आया। क्या ये एल्सी की पागल बहन नहीं है? हैरोल्ड तुरंत आगे बढ़ा, एमिली को पीछे खींच लिया और रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हो गया। माकीज ने उसे घूरा और उसके बगल की औरत लगातार चिल्ला रही थी, मिस्टर माकीज, आप खून बह रहा है। चुप रहो। माकीज दहाड़ा। औरत तुरंत चुप हो गई और चुपचाप बैठकर एमिली और हैरोल्ड को बड़ी आंखों से देखने लगी। रेस्टोरेंट का वेटर और मालिक भी दौड़ते हुए आए। उनके साथ खड़े एक आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, बस गलतफहमी है। आखिरकार ब्रिट्स और बकलीज का रिश्ता तो होने ही वाला था। किसी न किसी तरह ये रिश्तेदार बन ही जाते। और जिसने ये सब किया वो एक पागल लड़की थी। पीछे से किसी ने तौलिया थमा दिया। माकीज ने माथा ढाक लिया और एमिली को घूरा। अचानक उसे कुछ याद आया और चेहरा खतरनाक हो गया। उस रात फूलदान मुझ पर तूने ही फेंका था, है न? एमिली डर के मारे सिर हिलाती रही और हकलाकर बोली, वो मैं थी, मेरी बहन नहीं। हैरोल्ड निशब्द रह गया। वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। माकीज ने मेज पर हाथ मारा और कहा, तेरी बहन ने किया ये सब?
उस कमीनी ने प्लान किया था। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? एमिली डर गई और कांपने लगी। बगल में खड़े आदमी ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। एल्सी और उसकी माँ हमेशा चालाकी करती रहती हैं। हर बार इस पागल लड़की को बलि का बकरा बनाती हैं। ये पागल शायद तुझे अपना जीजा मान बैठी, तभी जब उसने तुझे किसी और औरत के साथ देखा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पागल अपनी बहन का ऐसे बचाव करेगी। एमिली को डर से कांपते देख माकीज ने तौलिया फेंक दिया। छोड़ो, चूंकि ये तेरी बहन थी तो मैं तुझसे हिसाब नहीं लूंगा। निकल जाओ यहाँ से। हैरल्ड हैरान रह गया। उसे पहली बार एमिली की काबिलियत का अंदाजा हुआ और उसने उसे प्रशंसा भरी नज़र से देखा। एमिली सुबकते हुए बोली, वो बुरा इंसान है। मैं उसे देखना नहीं चाहती। खाना नहीं खाना मुझे। घर जाना है। ठीक है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ। माकीज सिर पकड़कर बाहर निकल गया। उसने मुड़कर एमिली को देखा। वो पागल थी। उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी सिवाय नुकसान के। हैरल्ड अचंभित रह गया। उनके जाते ही एमिली भी बाहर निकल आई। हैरल्ड ने सिर घुमाकर सिडनी को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और प्रशंसा साफ झलक रही थी। सिडनी ने उसकी नज़रें महसूस की और बैग उठाकर एमिली के पीछे चल दी। बाहर आते ही वह एमिली को अंगूठा दिखाए बिना न रह सकी। ओह माय गॉड, तुम तो साल की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हो। एमिली ने मुस्कुराया नहीं, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। वो सिडनी से कुछ साल छोटी और कद में भी उससे छोटी थी, इसलिए ये हरकत कुछ मजाकिया सी लगी। एमिली गंभीर स्वर में बोली, तुम्हें एक अच्छा आदमी मिलेगा। सिडनी चौंकी और फिर हंस दी। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी बड़े लोगों जैसी बातें करती हो। एमिली बिल्कुल गंभीर थी। शादी में जल्दबाजी मत करना। अच्छे लोग आगे मिलेंगे, बस इंतजार करो। सिडनी ठिठक गई और फिर गंभीरता से बोली, ठीक है। हैरल्ड असमंजस में था। उसे लगा कि शायद उसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। ये सब हाई क्लास जगहें हैं। चलो किसी सस्ती जगह चलते हैं। इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, सिडनी ने एमिली से कहा। एमिली ने सिर हिलाया। वे तीनों एक चौराहे पर पहुंचे। सामने सिटी वाई का सबसे लग्जरी रेस्टोरेंट था, वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट। गाड़ियां निकल रही थीं और वे आगे बढ़ गए। एमिली ने सिर झुकाकर इधर उधर देखा और अनजाने में कमरन को देखा, जो फोन पर बात कर रहा था। उसने बेसबॉल कैप पहनी थी, शायद सिर पर पट्टियां छिपाने के लिए। फोन पर बात करते समय वह चिढ़ा हुआ लग रहा था। घड़ी देखता रहा और फिर वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट में चला गया। एमिली को कमरन की पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सिडनी की बातों को सोचकर उसने अंदाजा लगाया कि कमरन या तो कोई बड़ा अमीर है या कोई ताकतवर अफसर। वो उसके पीछे पीछे चली गई ताकि देख सके कि वो किससे मिलने आया है और क्या वह उस शख्स को जानती है। पीछे से सिडनी ने गहरी सांस ली। एमिली को न रुकते देख वह भी पीछे चली और धीरे से बोली, सच में तुम अंदर जाना चाहती हो? बहुत महंगा है। तुम्हारे 5 लाख भी काफी नहीं होंगे। वह बोल ही पड़ी। एमिली पलटी और गंभीरता से पूछी, अगर मैं कुछ ऑर्डर ही न करूं तो चलेगा? सिडनी चुप रह गई। हैरल्ड भी। कमरन रेस्टोरेंट के अंदर गया और कॉरिडोर से गुजरा। एमिली ने सिर झुकाकर कदम बढ़ाए। पीछे से वेटर ने पूछा, आप कितने लोग हैं? क्या आपने रिजर्वेशन कराया है? आपका सरनेम? एमिली ने कुछ पल सोचा, फिर पलटकर कहा, स्कावो। हैरल्ड हक्का बक्का रह गया। सिडनी भी। वेटर भी चौंक गया। उसने ध्यान से एमिली को देखा और सम्मान से बोला, आइए मेरे साथ। एमिली उसके पीछे पीछे चल दी। सिडनी खुद को रोक न सकी और बोली, सिटी वाई में स्कावो सरनेम सिर्फ मिस्टर विंसेंट के परिवार का है। अगर किसी ने पहचान लिया कि तुम नकली हो तो मुसीबत हो जाएगी। हैरल्ड को एमिली पर भरोसा था। नहीं, चिंता मत करो, उसे पता है वो क्या कर रही है। सिडनी फिर भी चिंतित रही। शायद वो मिस्टर विंसेंट से ही टकरा जाएगी। वेटर एक प्राइवेट रूम के दरवाजे पर पहुंचा और खटखटाया। मिस्टर विंसेंट, आपके एक रिश्तेदार आए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिडनी ने मुंह ढक लिया।
कमाल है, उसकी बात सच हो गई। एमिली को उम्मीद नहीं थी कि वो मिस्टर विंसेंट से यहीं मिलेगी। उसके सपने का दृश्य जब वह झुककर उसे चूम रहा था और उसकी गहरी आंखें अचानक याद आ गया। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगीं। दरवाज़ा खुला। एमिली ने हाथ हिलाया। मैं उसके पूरा करने से पहले ही बगल के प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुला। कमरन बाहर आया। वह सिर झुकाकर फोन पर चिढ़े स्वर में बोला, खत्म हुआ या नहीं? वे ज्यादा दूर नहीं थे। बस उसे सिर उठाना होता और एमिली दिख जाती। एमिली घबराकर हैरोल्ड को पकड़कर कमरे के अंदर धकेल दी। सिडनी भी अंदर चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। एमिली ने गहरी सांस ली और देखा कि कमरा भरा हुआ था। लोग एक बड़े टेबल के चारों ओर बैठे थे। मुख्य सीट पर बैठा आदमी काली शर्ट पहने था, जिसके ऊपर का बटन काला और सुनहरा था। उसका लंबा शरीर आराम से कुर्सी पर झुका हुआ था। बायां हाथ कुर्सी के हत्थे पर, उसी हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए। उसकी उंगलियां लंबी और बेहद खूबसूरत लग रही थीं। दरवाजे की आहट सुनकर उसने तुरंत नहीं देखा। पहले उसने वाइन का घूंट लिया, फिर धीरे से ठुड्डी उठाए और दरवाजे पर खड़े लोगों को देखा। उसकी नज़रें ठहर गईं और होंठ हल्के से मुस्कुराए। एमिली की नज़रें उसी पर टिक गईं। उन सब में वह सिर्फ उसे ही जानती थी, इसलिए उसे अपलक देखती रही। जैसे ही उसकी नज़र उस आदमी से मिली, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो एलियट नहीं है। मैं उसे एलियट नहीं मान सकती, उसने खुद से कहा। लगभग सभी ने देखा था कि विंसेंट ने जबरदस्ती उस लड़की को चूमा था। विंसेंट के बगल में बैठी एराबेला को देख सब लोग खांसने लगे। तुम लोगों को क्या हुआ? जुकाम हो गया है क्या? एराबेला ने, जो सच्चाई से अनजान थी, पूछा। लोग और ज्यादा खांसने लगे। रेक्स एमिली को अंदर ले आया और बोला, इधर आइए मिस एमिली, बैठ जाइए। विंसेंट के दाईं ओर बैठे जैक्वान तुरंत खड़े हो गए और अपनी सीट खाली कर दी। यहाँ बैठो। एमिली ने विंसेंट के बाएं ओर बैठी लड़की को देखा। वह बेहद खूबसूरत थी और उसका मेकअप भी नाजुक था। वह खाते हुए भी बैठी थी, लेकिन उसके होठों की लिपस्टिक जरा भी नहीं उतरी थी। क्या ये दोनों कपल हैं? एमिली ने ऐसा सोचते ही महसूस किया कि उसे वहां नहीं बैठना चाहिए। वह झिझकी और आगे नहीं बढ़ी। सिडनी हक्की बक्की रह गई। विंसेंट हमेशा से मूडी था। उसे तंग किया जाना पसंद नहीं था और वह लड़कियों को अपने करीब आने भी नहीं देता था, सिवाय एराबेला पेक के, जिसके साथ वह बचपन से बड़ा हुआ था। लेकिन वह भी तभी उसके साथ दिखती थी जब और दोस्त मौजूद होते थे। अकेले में उन्हें कभी साथ नहीं देखा गया था। अगर एमिली कोई और लड़की होती, तो अब तक कमरे से बाहर निकाल दी जाती। लेकिन न सिर्फ किसी ने उसे भगाया नहीं, बल्कि जैक्वान ने अपनी जगह खाली कर दी और रेक्स ने इज्जत से उसे बैठने का न्योता दिया। सिडनी को इतनी सारी बातें एक साथ समझ नहीं आ रही थीं। एमिली को हिचकते देख जैक्वान खुद उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, कोई बात नहीं, बैठो। एमिली ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जैक्वान ने उसे विंसेंट के दाईं ओर वाली कुर्सी पर बिठा दिया। एराबेला को ये बड़ा मज़ेदार लगा। पहले भी जो लोग विंसेंट के सामने लड़कियां पेश करते थे, उन्हें सबक मिल चुका था और दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसने इंतज़ार किया कि विंसेंट गुस्सा होगा और जैक्वान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर बाद न तो वैसा नज़ारा दिखा और न ही कोई गुस्सा। इसके बजाय विंसेंट ने खुद एक साफ ग्लास उठाया और एमिली के सामने रख दिया। ये तो चमत्कार था। किसी ने विंसेंट को कभी किसी और के लिए कुछ लाते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि एराबेला ने भी, जो सालों से उसके साथ थी, कभी उसे अपने दादा को एक कप चाय परोसते नहीं देखा था। एराबेला को भीतर से खतरे का आभास हुआ। उसने मुस्कुराकर पूछा, विंसेंट, ये कौन है? एमिली ने किसी तरह गलतफहमी से बचने के लिए डर और घबराहट का नाटक किया। हेलो यंग लेडी। एराबेला ने भौहें उठाईं। उसे याद आया कि अभी रेक्स ने उसे मिस एमिली कहा था। तभी उसे कुछ समझ आया और वह बोली, ओह, तो तुम वही री। लेकिन रटार्ड शब्द अधूरा ही रह गया, क्योंकि विंसेंट ने अपनी लंबी बांह एमिली की कुर्सी पर रख दी और धीमी, गहरी आवाज में कहा,
हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? फर्न ने मुंह से वाइन छिड़क दी जो अमांडो के चेहरे पर जा गिरी। हे भगवान, विंसेंट, तुम तो। फिर उसने विंसेंट की ठंडी आंखें देखी और जल्दी से निगल लिया, कमाल हो। अमांडो ने अपना चेहरा पोंछा। रैंडी ने पंखा झलते हुए जैक्वान की तरफ मायने भरी नजर डाली। लेकिन जैक्वान सिर्फ एराबेला को घूर रहा था। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास दबाव से सफेद हो गया था। एराबेला की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हुआ और वह जोर से हंस पड़ी। विंसेंट, तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन उसे पता था, विंसेंट कभी मजाक नहीं करता। एमिली के हाथ से चॉपस्टिक गिर गई। सिडनी ऐसे खड़ी रह गई मानो बिजली गिर गई हो। हैरोल्ड भी सुनना पड़ गया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। बस विंसेंट की धीमी आवाज और उसकी उंगलियों की कुर्सी पर थपथपाहट सुनाई दी। उसकी बात सबके दिलों पर हथौड़े की तरह पड़ी। तुम मेरे लिए आई हो। कभी किसी ने विंसेंट को इतनी नर्म आवाज में बात करते नहीं सुना था। गार्ड्स तो दंग रह गए। क्या हमारे मालिक सच में औरतों के काबू में आ सकते हैं? मिस्टर विंसेंट, होश में आइए। एमिली ने मन ही मन सोचा, ये एलियट नहीं है। फिर उसने मेज की ओर देखा और होंठ दबाए। मुझे भूख लगी है। क्या खाना चाहती हो? विंसेंट ने चॉपस्टिक उठाए। तभी एमिली को पता चला कि वो लेफ्ट हैंडेड है। उसके लंबे हाथ और पतली सुंदर उंगलियां चॉपस्टिक पकड़े हुए बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उसकी काली कफलिंग हीरे जैसी चमक रही थी और रोशनी एमिली की आंखों में पड़ रही थी। उसने सिर मोड़ लिया और देखा कि मेज पर बाकी सब लोग मुंह खोले उसे देख रहे थे। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़े रेक्स भी। सब ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। एराबेला की आंखें जलन और उपेक्षा से लाल हो गई थीं। एमिली ने नजरें हटाईं और मूर्ख बनने का नाटक करते हुए मुंह फुलाकर बोली, आइसक्रीम। विंसेंट ने चॉपस्टिक वापस रखी और रेक्स को इशारा किया। रेक्स ने तुरंत दरवाज़ा खोला और तरह तरह के फ्लेवर वाली आइसक्रीम एमिली के सामने रख दी। मिस एमिली, चुन लीजिए। एमिली निशब्द रह गई। उसे माहौल अजीब लगा। उसने यूं ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उठा लिया और सिडनी को पुकारा, लो, तुम भी खा लो। सिडनी ने समझ नहीं पाया कि वो क्या करना चाहती है। बस बोली, ठंडी चीज पेट के लिए ठीक नहीं है। तुमने डिनर नहीं किया है, पहले कुछ अच्छा खा लो। ओह, एमिली ने गाल फुलाए और आइसक्रीम वापस रेक्स को दे दी। फिर उठकर मेज से एक ड्रमस्टिक उठाया और मुंह में ठूंस लिया। उसने बड़ा टुकड़ा काटा और जानबूझकर एराबेला को दिखाया। वो बस पागल सी है। गलत मत समझो और गुस्सा मत करो। वो बस छुपने आई थी और जल्द ही चली जाएगी। एमिली के खाने का ढंग देख एराबेला दंग और घृणा से भर गई। बड़े घरानों के लोग खाने में सलीके का ध्यान रखते हैं और बर्तनों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग तक दी जाती है। एमिली ने जानबूझकर ऐसे खाया कि उसका मुंह चिकना हो गया। जैसे ही उसने आस्तीन से मुंह पोंछना चाहा, एक बड़ी गर्म हथेली ने उसे रोक लिया। उस आदमी ने उसकी ठुड्डी उठाई और गीले तौलिए से धीरे धीरे उसका मुंह पोंछा। गार्ड्स तुरंत तस्वीरें लेने लगे। रेक्स ने चुपचाप नीचे जमीन की ओर देखा। सिडनी का मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरा मुक्का आ सकता था। फर्न ने फिर से वाइन उगल दी। आमांडो ने रैंडी का पंखा छीनकर खुद को बचाया। रैंडी ने बोतल पकड़ ली मानो किसी के सिर पर मार देगा। पूरा कमरा हड़कंप में भर गया। एराबेला अब बर्दाश्त नहीं कर सकी और खड़ी हो गई। विंसेंट। एमिली भी उठ खड़ी हुई। उसने विंसेंट का हाथ झटक दिया और भौहें चढ़ाकर बोली, मुझे मत छुओ। एराबेला गुस्से से फट पड़ी और एमिली पर चिल्लाई, तुम सोचती कौन हो अपने आप को? विंसेंट से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल। विंसेंट ने तौलिया फेंका और खड़ा हो गया। उसने ठंडी नज़र से एराबेला को देखा और कहा, बहुत शोर कर रही हो। एराबेला को जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों में आंसू भर आए। विंसेंट, तुम्हें लगता है मैं शोर कर रही हूँ? एमिली ने बहुत टीवी धारावाहिक देखे थे, तब समझ नहीं आती थी, लेकिन अब ये त्रिकोणीय प्यार का वही नज़ारा था। और वो खुद होम रेका बन गई थी। कभी उसकी माँ इस तरह की त्रिकोणीय कहानी की शिकार हुई थी,
और वह खुद पर यह नहीं होने देगी। गुड बाय सर, उसने विंसेंट को झुककर धन्यवाद कहा। आइसक्रीम के लिए शुक्रिया। फिर वह पलटी और बाहर निकल गई। सर, क्या उसने गलत समझ लिया? एराबेला वहीं खड़ी रह गई, आंसू भी भूल गई। फर्न ने फिर से वाइन उगली और अमांडो ने रैंडी से बचाव किया। रेक्स पत्थर हो गया। उसने मुड़कर सिडनी को देखा, जिसके चेहरे पर वही भाव था। दोनों ने नजरें मिलाई और फिर तुरंत हटा ली। विंसेंट वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। एमिली ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। उसने देखा कि कमरन कॉरिडोर में खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा है। पता नहीं वह कितनी देर से फ़ोन कर रहा था। अब वह लौट रहा था। एमिली तुरंत पलटी, लेकिन वह किसी से टकरा गई। सामने का आदमी बहुत मजबूत था। एमिली ने सोचा कि वह हैरल्ड है, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, चलो। एक सुरीली आवाज़ गूंजी, कहाँ ले जाना चाहती हो? एमिली जम गई। जब उसने सिर उठाया और उस आदमी की गहरी आंखों से नजरें मिली, तो वह कुछ पल के लिए प्रतिक्रिया ही नहीं कर पाई। उसने नीचे देखा और आदमी के पतले, नक्काशीदार होठों को देखा, जैसे किसी मूर्तिकार की कलाकृति हो। विंसेंट ने उसकी नज़र को भांप लिया और अचानक अपना अंगूठा होठों पर फेरते हुए मुस्कुराया। उसकी आवाज़ में हल्की खुशी थी। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? एमिली को तभी होश आया। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और पीछे हट गई। पीछे से कमरन की आवाज़ और करीब आती जा रही थी। मुझे जाना है। दोबारा कॉल मत करना, मैं बिजी हूँ। एमिली ने सिर झुका लिया ताकि वो उसकी नज़र से बच सके। मगर विंसेंट उसके सामने दीवार की तरह खड़ा था, पहाड़ सा ऊंचा, जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। कदमों की आहट और नज़दीक आ रही थी। मजबूर होकर एमिली ने विंसेंट का हाथ पकड़ लिया और जोर से बोली, डैडी, मुझे गोद में उठाओ। इस पर विंसेंट के होंठ भी हिल गए, और तो और प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी के चेहरे पर झटका साफ झलक रहा था। दरवाजे पर खड़ा रेक्स स्तब्ध रह गया। बाहर निकलती एराबेला भी जम गई। जैक्वान भी, और चारों गार्ड्स भी। फर्न की हालत तो और खराब थी। अमांडो ने उसे टेबल पर दबा रखा था। वहीं रैंडी अपने मुड़े हुए पंखे को तौलिए से पोंछ रहा था। प्राइवेट रूम का दरवाज़ा पूरी तरह खुला था। ये सुनकर अंदर बैठे 3 लोग भी हैरान होकर जम गए। उनकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला रह गया और एक साथ उनके मुंह से निकला, होली शिट। सिडनी ने हैरल्ड की ओर देखा। उसका चेहरा जैसे सुन्ना पड़ गया था, बिल्कुल बेजान। वह विंसेंट की प्रतिक्रिया को लेकर बेहद उत्सुक हो गई। झुककर देखा तो पाया कि विंसेंट ने एमिली को सचमुच अपनी बाहों में उठा लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। रुको, आगे। सिडनी चौंक गई। कमरन प्राइवेट रूम में दाखिल हो चुका था। संकट टल गया था। एमिली जैसे ही नीचे उतरने लगी, उसने महसूस किया कि आदमी सचमुच चल पड़ा है। उसने विंसेंट की कॉलर पकड़कर घबराते हुए पूछा, अरे, तुम क्या कर रहे हो? विंसेंट ने उसकी ओर देखे बिना ठंडे स्वर में कहा, डैडी तुम्हें घर ले जाएगा। एमिली स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। ये पहला मौका था जब वर्ल्डवाइड रेस्टोरेंट के मेहमानों और वेटरों ने विंसेंट को किसी लड़की को गोद में उठाकर जाते देखा। सबको लगा कि यह लड़की एराबेला ही है, जो हाल ही में विदेश से पढ़ाई करके लौटी है, और विंसेंट को उससे प्यार हो गया है। सब खुशी से देख रहे थे, मगर तभी उन्होंने एराबेला को पीछे पीछे चलते देखा, और तभी सब समझे कुछ गड़बड़ है। धत्तेरे की, एराबेला तो यही है, तो विंसेंट की बाहों में ये लड़की कौन है? भीड़ में खलबली मच गई। एमिली ने अपना चेहरा ढाक लिया, और जब उसने देखा कि सबकी नज़रें उस पर हैं, तो विंसेंट का कोट अपने ऊपर डाल लिया। अचानक आसपास खामोशी छा गई। आदमी भी वहीं रुक गया। एमिली सोच ही रही थी कि वह क्यों थम गया, तभी उसके कानों पर गर्म सांसों की लहर पड़ी। दोनों उसी कोट में ढके हुए थे। उनके सिर इतने पास आ गए थे कि एमिली को उसकी खुशबू महसूस होने लगी, हल्की निकोटीन की गंध और उसकी ठंडी रहस्यमय आभा का मिश्रण। अनजाने में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसकी छाती विंसेंट के सीने से सटी थी और उसे डर था कि कहीं वह उसकी धड़कन सुन न ले। उसने कोट पकड़कर सिर झुका लिया और छूटने की कोशिश करते हुए नीचे उतरी। तभी उसे एहसास हुआ कि वे रेस्तरां के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। उसने अपना चेहरा ढाक लिया और तीर की तरह भाग खड़ी हुई। विंसेंट इतनी सुर्खियों में था कि एमिली उसके पास अधिक देर नहीं रह सकती थी, वरना राज खुल जाता। लोगों ने बस एक नन्हा सा कद देखा, जिसके सिर पर विंसेंट का कोट था और जो तेजी से भाग रही थी। पीछे पीछे हैरोल्ड भी दौड़ पड़ा। हालांकि किसी को लड़की की पहचान नहीं थी, मगर हैरोल्ड को देखते ही कई लोग चौंककर बोल उठे, अरे ये तो मौरी का ड्राइवर है न। हाँ, सुना है उसे एमिली का बॉडीगार्ड बनाया गया है। होली शिट, मतलब वो लड़की ब्रिट्स वाली रिटार्ड है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर कहना क्या चाहते हो? विंसेंट दरवाजे पर खड़ा था। रेक्स ने उसके पीछे से सिगरेट बढ़ाई और जला दी। वह आंखें सिकुड़कर धुएं का कश भर रहा था, मगर उसके दिमाग में अब भी वही लड़की घूम रही थी। जब उसने उसके होठों से सिगरेट लगाई थी, तो उसकी गुलाबी नरमी की छवि अब भी ताज़ा थी। उसकी आंखें गहरी होती गईं। उसने सिगरेट दांतों में दबाई और अपनी हथेली को देखा। उस स्पर्श का एहसास अब भी उसकी उंगलियों में अटका था। वह पतली दिखती थी, मगर बेहद मुलायम। मिस्टर विंसेंट, रेक्स ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी और इशारों से पीछे देखने का संकेत किया। विंसेंट ने पीछे मुड़कर देखा। एराबेला वहां खड़ी थी, लाल आंखों के साथ। जैक्वान और फर्न उसके आसपास थे। उसने सिगरेट बुझाई, धुआं छोड़ा और ठंडे अंदाज में गाड़ी में बैठ गया। चलो। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ। ठीक उसी वक्त एराबेला दरवाजे तक पहुंची। उसने विंसेंट का ठंडा, हैंडसम हेंग प्रोफाइल देखा। उसका दिल टूट गया। आंसू भरकर उसने पांव पटका। विंसेंट ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस पढ़ाई के लिए विदेश गई थी। इतने सालों से उसका इंतजार किया, फिर सिर्फ उस रटार्ड की वजह से मुझे क्यों ठुकरा दिया? क्यों? रैंडी ने बीच में टोक दिया। विंसेंट ने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं। बीती बातें कुछ मायने नहीं रखती। ये सब बस तुम्हारा भ्रम था। एराबेला इस एक वाक्य से टूट गई। उसने चेहरा ढाक लिया और भाग गई। जैक्वान ने गुस्से में रैंडी को घूरा। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? रैंडी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। बेवकूफ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, पर तुम समझ ही नहीं सकते। आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा सिंप बने रहोगे। गुस्से से भरे जैक्वान ने उसकी कॉलर पकड़ ली। कहकर देखो फिर से। रैंडी ने पंखे से अपनी ठुड्डी की ओर इशारा किया। मारो मुझे, यही मारो। सब जानते थे कि रैंडी के लिए उसका चेहरा सबसे अहम था। वह मरना पसंद करेगा, मगर थप्पड़ नहीं खाएगा। जैक्वान गरजते हुए बोला, क्या सोचते हो मैं डरता हूँ? फर्न और अमेंडो बीच बचाव करने आ गए। नहीं, नहीं, लड़ो मत, गुस्सा मत करो। दरअसल रैंडी गलत भी नहीं है। जैक्वान ने झटके से उनकी ओर देखा। ओह, तो अब तुम उसकी तरफ हो? नहीं, अमेंडो समझाने ही वाला था कि जैक्वान ने रैंडी को छोड़ दिया और उनकी ओर उंगली उठाकर 3 बार कहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मुझे दोस्त मत समझना और दोबारा मदद मांगने मत आना। ये कहकर वह गुस्से में एराबेला के पीछे चला गया। रैंडी ने कॉलर सीधी की और बड़बड़ाया। मूर्ख। गाड़ी में बैठने से पहले उसने फर्न और अमेंडो की ओर देखा और पंखा झुलाते हुए बोला, मुझे लगता है विंसेंट को उस लड़की से सचमुच लगाव हो गया है, मगर शायद लड़की उसे पसंद नहीं करती। फर्न हक्का बक्का रह गया। होली शिट, तुम क्या कह रहे हो? विंसेंट जैसा शख्स भला किसे पसंद नहीं आएगा? वो लड़की रिटार्ड है, मगर यकीन मानो, वो जरूर विंसेंट से प्यार कर बैठेगी। अमेंडो ने सिर हिलाकर हामी भरी। रैंडी ने कंधे उचका दिए। मानो या मत मानो। फिर उसने चुटकी बजाई। गाड़ी में फिर से कार्टून म्यूजिक गूंज उठा। फर्न और अमेंडो तुरंत किनारे हो गए। गाड़ी के अंदर संगीत बदला। अंधेरे में एक प्यारी सी लड़की नाच रही थी। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला और हाथ जोड़कर बोली, कार में आइए मेरे स्वामी।
मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी दासी बनकर जीवन भर। सिर्फ आपके आदेश मानूंगी। फर्न ने आंखें घुमाईं। अमेंडो ने चेहरा ढाक लिया। शुक्र है वो रैंडी से दूर भाग आया था। जब जैक्वान ने एराबेला को पकड़ लिया तो वह पेड़ के नीचे बैठी फोन पर बात कर रही थी। वह सिकुड़कर बैठी थी और घबराहट में अपनी उंगली से जमीन पर गोल गोल घेरा बना रही थी। विंसेंट, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछ रही हूँ। क्या तुमने प्राइवेट रूम में जो कहा वो सच में कहा था? जैक्वान नहीं जानता था कि विंसेंट ने फोन पर क्या कहा, लेकिन एराबेला ने कॉल काट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सम्मोहन में हो, और वह चुपचाप जमीन को घूरती रही। जैक्वान उसके पास गया और अपनी कोट उसके कंधों पर डाल दी। एराबेला ने ऊपर देखा और उसे पहचाना। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले और धीमी आवाज में बोली, क्या तुम मुझे चिढ़ाने आए हो? जैक्वान ने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे और आह भरी। एराबेला, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। एराबेला जोर से रो पड़ी। मुझे विंसेंट चाहिए। मैं उसे इतने सालों से चाहती हूँ। उसने अचानक उस मंदबुद्धि लड़की को क्यों चुना? क्यों? मैं उससे कमतर कैसे हूँ? जैक्वान भी अंदर से चिल्लाना चाहता था, मैं भी तो तुमसे इतने सालों से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देती? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर धीरे से बोला, वो मंदबुद्धि नहीं है। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। एराबेला गुस्से से खड़ी हो गई। आंसू अभी भी बह रहे थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका रोना भी बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू की जगह नफरत ने ले ली। मैं उसे देखना नहीं चाहती। पैक्स परिवार में 2 बच्चे थे, एक हिम्मती और दूसरा कमजोर। बदकिस्मती से हिम्मती लड़की थी और कमजोर लड़का, जो परिवार का उत्तराधिकारी था, असहाय था। अंधेरे के डर और ऑटिज्म के कारण वो कभी घर से बाहर नहीं निकला। पैक्स परिवार ने सार्वजनिक रूप से साफ कर दिया था कि वे एराबेला को ही उत्तराधिकारी बनाएंगे। यही वजह थी कि एराबेला 4 साल पहले पढ़ाई के लिए विदेश गई थी। तब जाने से पहले उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वे विंसेंट पर नज़र रखें ताकि कोई और औरत उसके करीब न आ सके। वे मजाक में कहते, सबको पता है विंसेंट किसी और औरत के पास नहीं जाएगा, बस तुम्हारे सिवा। एराबेला हमेशा सोचती रही कि विंसेंट जानता है कि वो उससे प्यार करती है। विदेश में उसका सहारा यही ख्वाहिश थी कि वापसी पर वह विंसेंट से शादी कर सके, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी जगह कोई मंदबुद्धि ले लेगी। वह कैसे सह पाती? जैक्वान उसे इतनी अच्छी तरह जानता था कि तुरंत उसकी भावनाओं को समझ गया। उसने उसे रोकते हुए कहा, एराबेला, जल्दबाजी मत करो। इस बार विंसेंट सचमुच सीरियस है। एराबेला ने उसकी बात टाल दी और आगे बढ़ गई। रास्ते से हटो, उसने उसे माफ किया है। पीछे से जैक्वान ने शांति से कहा, उसने उसे अपना पहला चुंबन दिया है। एराबेला अचानक पीछे मुड़ी और उसकी आंखें लाल हो गईं। आंसू गालों पर बहते चले गए और वो सिर पकड़कर चिल्ला उठी, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने खुद देखा। जैक्वान उसके पास गया और उसका कंधा थाम लिया। मैं, फर्न, अमेंडो और रैंडी, हम सबने देखा। मैं विश्वास नहीं करती। एराबेला पूरी ताकत से छुड़ाने लगी, लेकिन नहीं कर सकी। गुस्से में उसने गलती से जैक्वान को थप्पड़ मार दिया। एकदम सन्नाटा छा गया। एराबेला ने उसे घूरा और अचानक फूट कर उसे गले लगा लिया। मैंने तो सोचा था जैसे ही वापस आऊंगी विंसेंट मेरा होगा, लेकिन आते ही मेरा रिश्ता टूट गया। क्यों विंसेंट मुझे पसंद नहीं करता? क्या मैं बुरी लड़की हूँ? एराबेला, जैक्वान ने उसे गले लगाकर उसकी पीठ सहलाई। मेरे साथ रहो, प्लीज, वह धीरे से बोला। एराबेला रोती रही। जैक्वान ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे बचपन से ही प्यार करता हूँ। काफी देर बाद एराबेला का रोना थमा। जैक्वान ने उसे बाहों में उठाया और कार से लौटने लगा। रास्ते में अचानक एराबेला ने पूछा, जैक्वान, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? ये पहली बार था जब एराबेला ने उसका नाम लेकर पुकारा।
जैक्वान इतना खुश हुआ कि तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, जरूर, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब एमिली ब्रिट्स में वापस लौटी तो देर हो चुकी थी। रेस्तरां से निकलने के बाद उसने सिडनी का इंतजार किया। फिर तीनों ने मिलकर एक लॉकर खरीदा और एमिली ने प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट उसमें बंद कर दिया। फिर उसने चाबी हैरल्ड को दे दी। हैरल्ड ने बिना कुछ कहे चाबी अपनी शर्ट की जेब में डाल ली। वापस जाते समय सिडनी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कैसे पूछे ये समझ नहीं पा रही थी। बस एमिली को बार बार देखती रही। उसकी यादों में एमिली वही छोटी मासूम लड़की थी जो सफ़ेद लेस वाली फ्रॉक पहनती थी, प्यारा चेहरा था और मीठी आवाज़ में एलियट और एल्सी को बुलाती थी। हमेशा मुस्कुराती, समझदार और आज्ञाकारी। लेकिन अब की एमिली खिड़की से बाहर देख रही थी, ठंडी निगाहों के साथ, बिल्कुल भावशून्य। उसके साथ आखिर हुआ क्या था? मेरे और उसके रिश्ते के बारे में तुम्हें जिज्ञासा करने की ज़रूरत नहीं। एमिली ने बिना सिर उठाए खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। मैं तो बस एक मंदबुद्धि हूँ। सिडनी चुप रह गई। लोगों को पढ़ने की तुम्हारी क्षमता कुछ और ही कहती है। हैरल्ड ने रियरव्यू मिरर से पीछे बैठे दोनों को देखा। भले ही वह आमतौर पर कम बोलता था, लेकिन एमिली को विंसेंट की गर्लफ्रेंड कहते और उसे सबके सामने गले लगाते देखकर वह शांत कैसे रह सकता था? वह अभी भी सदमे में था। आखिर विंसेंट सिटी वाई में उसका कोई मुकाबला नहीं था, और अगर होता भी तो वो एमिली नहीं हो सकती थी। हैरल्ड ने एमिली की इन दिनों की अजीब हरकतें याद की और सोचा, एमिली अपना स्टाइल बदल सकती है तो विंसेंट का स्वाद बदलना भी मुमकिन है, पर नहीं। चाहे जितना भी बदल जाए, वो एमिली से प्यार नहीं कर सकता। आखिर वह अभी बच्ची ही तो है। वे लगभग डिकिसंस पहुंचने ही वाले थे। एमिली ने मुड़कर सिडनी की ओर देखा और कहा, मैं 2 दिन बाद टी मैनर जाऊंगी। क्या तुम वहां होगी? हाँ। सिडनी ने बैग समेटा और कार से उतरने से पहले फिर से उसका शुक्रिया अदा किया। फिर हाथ हिलाकर बोली, मुझे टेक्स्ट करना। ठीक है। यह एमिली की दूसरी बार देर से घर लौटना था। उसे लगा कि लिविंग रूम में बस एलियट होगा, लेकिन पूरा परिवार मौजूद था। सबके चेहरे पर नाराजगी थी। बेवली चुपचाप बैठी रही, एल्सी का चेहरा पीला पड़ चुका था। केवल मॉरी और एलियट खड़े थे। डिनर कर लिया? एलियट ने सबसे पहले ध्यान दिया और उसकी ठंडी हथेलियां पकड़कर बोला, ठंड है, जाकर गर्म पानी से हाथ धो लो। ठीक है। एमिली ने हाथ धोए और वापस आई। माहौल अब भी भारी था, तो उसने पूछा, एलियट, क्या हुआ? उसे पता था कि आज दोपहर जो हुआ था, उसके बाद भले ही बकलीज और ब्रिट्स का रिश्ता टूटा ना हो, लेकिन वे एल्सी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। एमिली ये जानती थी, लेकिन अनजान बनने का नाटक किया। एलियट ने धीमी आवाज में समझाया, बकलीज कल सगाई की बात करने आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कॉल करके कहा कि माकीज के सिर पर चोट लगी है। सगाई अब साल के अंत में होगी। तुम इतना क्यों समझा रहे हो? उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। मॉरी ने भौहें सिकोड़ ली और एमिली की ओर मुड़कर नरमी से बोला, थक गई होगी, जाकर सो जाओ। एमिली ने बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और सावधानी से कहा, गुड नाइट डैड। एलियट ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, डर मत, सब ठीक है, जाकर सो जाओ। लेकिन उसे कैसे पता चलता कि उसकी मंदबुद्धि बहन ही वह शख्स थी जिसके पीछे ये सब हलचल हो रही थी। एमिली के ऊपर जाने के बाद एलियट दरवाजे तक गया और सहजता से पूछा, आज मिस एमिली कहाँ गई थी? वह वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट गई थी, लेकिन हैरल्ड ने जानबूझकर झूठ बोला। KFC। कुछ हुआ था। विंसेंट ने उसे गले लगाया था। हैरल्ड ने सिर झुका लिया। उसका हमेशा का भावहीन चेहरा और भी कठोर लग रहा था। नहीं, क्या उसने आइसक्रीम खाई? एलियट ने पूछा। हैरल्ड के दिमाग में फिर से तरह तरह की आइसक्रीम वाली प्लेट उभर आई। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, खाई थी। एलियट ने हाथ हिलाया, मतलब सवाल खत्म। रात को काम निपटाने के बाद एलियट एमिली के कमरे में गया और उसके बिस्तर के पास बैठकर अपने हाल के झंझट सुनाने लगा। एमिली ने नींद का बहाना किया और बीच बीच में सिर हिलाती रही।
पर असल में वह हर शब्द पर ध्यान दे रही थी ताकि काम की बात छांट सके। अभी पूरे देश में जापानीज सामान का बॉयकॉट चल रहा है। सड़कों पर अफरा तफरी है। तुम अकेली बाहर मत जाना। हैरोल्ड को साथ रखना। ठग बहुत घूम रहे हैं, भले ही तुम्हें निशाना न बनाएं। पर फिर भी अजनबियों से बात मत करना। और अगर कोई अजनबी तुम्हें निवेश कर ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच दे तो उस पर विश्वास मत करना। एमिली की आंखें अचानक खुल गईं। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसकी स्टेपमदर ठगी का शिकार हुई थी, जिससे ब्रिट ग्रुप घाटे में चला गया था। उस वक्त एलियट घाटा भरने में व्यस्त था, इसलिए उसके पास एमिली से मिलने का समय नहीं था। फिर एलियट घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुआ और कंपनी का सहारा टूट गया। कई कर्मचारी उकसाकर नौकरी छोड़ गए और अपने कॉन्टैक्ट्स भी ले गए। आखिरकार पूरा ब्रिट ग्रुप दिवालिया हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य जंजीर ब्रिट ग्रुप को दिवालिया होने की ओर खींच रही हो। डरी हुई हो, एलियट ने उसका माथा छूकर कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। डरना मत, अब सो जाओ। एमिली ने सिर हिलाया और फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसने मन ही मन कहा, चिंता मत करो एलियट, मेरे रहते ब्रिट ग्रुप को कुछ नहीं होगा। अगली सुबह एमिली ने हैरोल्ड को ढूंढकर उसे एक फ्रूट कैंडी दी। बाहर से देखने वालों को लगा मानो दोनों बस कैंडी के स्वाद पर चर्चा कर रहे हों, क्योंकि मिस एमिली के चेहरे पर मूर्खतापूर्ण सी मुस्कान थी। लेकिन असल में एमिली उसी मुस्कान के साथ कह रही थी, हैरोल्ड, बेवली पर नजर रखना। हैरोल्ड ने बिना कुछ कहे कैंडी स्वीकार कर ली। ये संकेत था कि वो समझ गया है। एमिली मीठी मुस्कान के साथ बोली, देखना कि उसके आसपास कोई ऐसा इंसान तो नहीं। कैसा इंसान? हैरोल्ड ने पूछा। एमिली ने सिर झुकाकर मासूम और प्यारी शक्ल बनाई, लेकिन असल में कहा, एक ठग, बहुत चालाक ठग। उद्धरण चिन्ह। हैरोल्ड मन ही मन बोला, मैं खुद उसी का सामना कर रहा हूँ। 3 दिन बाद एल्सी आखिरकार स्कूल लौट गई। बेवली भी मौरी के साथ कंपनी चली गई। घर पर कोई नहीं था। एमिली ने सिडनी को फोन किया और फिर टैक्सी लेकर लोटस टी मैनर पहुंच गई। पिछली बार कमरन वाले हादसे के बाद उसे डर था कि कहीं वह फिर से उससे न टकरा जाए, इसलिए उसने टैक्सी चुनी और खेल कपड़े और स्पोर्ट्स हैट पहन ली। वह और भी कम उम्र की लग रही थी। टी प्लांटेशन में बहुत ज्यादा चाय के पौधे नहीं थे, बल्कि यहाँ ज्यादा फल और सब्जियां लगी हुई थीं। टी ट्रीज सिर्फ एक छोटे हिस्से में थे। सिडनी को आते देख टी मैनर के नौकर खुश होकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने बचपन से उसे यहाँ बड़ा होते देखा था। अब उसे जवान लड़की बनते देख वे भावुक हो गए। ये चाय के पेड़ किसने लगाए? एमिली ने पूछा। सिडनी ने पलटकर देखा। एक बूढ़ा आदमी कांपते कांपते बाहर आया और झुककर बोला, मिस एमिली, मैंने। एमिली ने एक चाय की पत्ती तोड़ी और गौर से देखी। उसे टी इंडस्ट्री की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे बस याद था कि पिछले जन्म में चाय की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं। धुंधली सी याद थी कि उस चाय का नाम कुछ रेड जैसा था। उसने पलटकर पूछा, कोई चाय है जिसका नाम होंग या ऐसा कुछ हो? बूढ़े ने माथा उठाकर सोचा, हैडियोंग, शिन्यंगहोंग। एमिली हर नाम पर सिर हिलाकर मना करती गई। फिर सिडनी ने धीरे से कहा, डहोंग पाओ। एमिली ने तुरंत सिर उठाया और बोली, हाँ वही, यही लगाओ। उसे डर था कि उसका लहजा उसे उजागर न कर दे। अगर किसी को शक हुआ तो मुसीबत हो सकती थी, इसलिए उसने जोड़ा, लगाने से पहले मिट्टी पलट देना। साथ ही वहाँ पुआ, टीगान्यन और लॉन्गिंग भी लगा देना। बूढ़े ने सिडनी की तरफ देखा। वह कह रही थी, हावर्ड, जैसे ये कह रही है वैसा करो। हावर्ड ने सिर हिलाया। जाते जाते उसने उस लड़की को कहते सुना, कुछ और टी फार्मर्स रख लो, टी मैनर जल्द ही व्यस्त होगा। हावर्ड बूढ़े हो गए हैं, उन्हें पूरा हक मिलना चाहिए। उनका बस काम रहेगा प्लांटेशन पर नजर रखना। असल में यह बातें हावर्ड को नहीं बल्कि सिडनी को कही गई थीं। हावर्ड हैरान था। ये लड़की तो मिस सिडनी से भी छोटी लग रही थी, लेकिन क्यों वह ज्यादा अनुभवी लग रही थी? सिडनी ने पूछा, ठीक है,
बाकी जगहों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? एमिली ने आंखें सिकोड़कर चारों ओर देखा। वहाँ शेड बनवाओ, वेयरहाउस को भी दोबारा बनाना होगा और सूखा रखना होगा। कोई आदमी न्यूट्रिएंट सॉइल मंगवाए, मिट्टी पलटकर वही डाल देना। मौसम बीज बोने लायक है। यहाँ 4 लाइन डहॉम्पाओ लग सकते हैं और वहाँ कुछ भी और लगाया जा सकता है। टीमाना में पहले से कई किस्मों की चाय उगाई जाती थी जो यहाँ चल सकती थीं। एमिली को इसकी चिंता नहीं थी, उसने बस अपनी शर्तें रखीं। हर बार वह कुछ बोलती, सिडनी पीछे से मोबाइल में नोट करती जाती। नौकर चाकर दंग रह गए। चुपचाप पीछे पीछे आने वाले जैक्वान को हैरानी हुई। वह सोच रहा था कि यह रिटार्डेड मिस एमिली आखिर क्या कर रही है। उस दिन एराबेला ने उससे कहा था कि वह एमिली पर नज़र रखे और रोज़ उसकी हर हरकत की रिपोर्ट करे। अगर जान का खतरा न हो तो जैक्वान मदद करने को तैयार था। पहले वह जिज्ञासु था, पर अब उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई थी। वह जानता था कि एराबेला की असली दिलचस्पी विंसेंट के लिए है। वह पहले से जानता था, लेकिन फिर भी उसे जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश होने वाली है। उसके सिर पर कुछ बूंदें गिरीं। जैक्वान ने ऊपर देखा, पेड़ पर 4 गार्ड्स बैठे थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जैक्वान ने धीरे से पूछा, विंसेंट यहीं है? गार्ड्स ने पॉप्सिकल्स खाते हुए सिर हिलाया। जैक्वान ने थोड़ा सोचा और एराबेला को मैसेज भेजा, विंसेंट भी यहाँ है। कोई जवाब नहीं आया। जैक्वान ने जानबूझकर किया। फोन रखकर वह धीरे धीरे पगडंडी से लौटने लगा। टीमाना से बाहर निकलते ही एक छोटा लड़का उससे टकरा गया। उसने बच्चे को उठाकर कहा, सावधान रहो। लड़के ने खड़े होकर धन्यवाद कहा। जैक्वान को उसकी मुस्कान यादगार लगी। उसे लगा कि यह बच्चा कहीं देखा हुआ है, लेकिन तुरंत ही लड़का टीमाना की तरफ भागा, शायद वहीं रहता था। मॉम, बारिश होने वाली है, मैं कपड़े उतारने में मदद करता हूँ। वह बच्चा चिल्लाया। वो लगभग 3-4 साल का लग रहा था, लेकिन फिर भी अपनी माँ का हाथ बटाने लायक समझदार था। लगता था उसे अच्छे संस्कार मिले हैं। जैक्वान ने माँ की आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि उसकी नज़र हट गई थी। उसने देखा कि टीमाना के गेट पर एराबेला की कार खड़ी है। वह नीचे देखते हुए अपने फ़ोन पर नज़र गड़ाए थी और उसका चेहरा बेहद स्याह था। बारिश होने वाली है, मिस एमिली, अंदर आइए। मैं मिस्टर मौरी को कॉल कर देता हूँ। हैरल्ड ने फ़ोन निकाला और चलते चलते कॉल मिलाई। एमिली ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। सिडनी ने पूछा, क्या तुम आज रात ईस्ट साइड में ही रुक रही हो? एमिली ने आसमान की ओर देखकर कहा, अगर बारिश हुई तो यहीं रुकेंगे, अगर नहीं तो रातों रात वापस निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ, कल से शुरू करेंगे। सिडनी बेहद उत्साहित थी। वह अब भी हरे रंग की लंबी ड्रेस पहने थी, लेकिन उसका स्वभाव अब पहले जैसा ठंडा और उदासीन नहीं रहा। वो कहीं ज्यादा जीवंत और जोशीली लग रही थी। एमिली उसकी ओर देखती रही। ये देखकर सिडनी ने भौहें उठाकर पूछा, क्या बात है? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? एमिली ने अपनी हथेली पर उंगली से लिखते हुए कहा, खूबसूरत। सिडनी चुप रह गई। वो उलझन में थी। अभी अभी कॉल खत्म करके आए हैरल्ड भी हक्का बक्का रह गए। एमिली मुस्कुराए और ईस्ट साइड में चली गई। हैरल्ड किचन में खाने का ऑर्डर देने गया। गहरे बादलों की वजह से कमरा एकदम अंधेरा था। यह एक पुरानी इमारत थी जहां दीवारों पर लाइट नहीं थी, इसलिए लाल मोमबत्तियां जलानी पड़ती थीं। जब वह टेबल तक पहुंची और माचिस उठाने लगी तो उसे सब कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह रुकी, कुछ कदम अंधेरे में आगे बढ़ी और अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए। वह लड़खड़ाई और सीधे एक आदमी की बाहों में गिर पड़ी। उसकी टोपी भी गिर गई। उसके शरीर से हल्की निकोटिन और शराब की महक आ रही थी, जो उसे मदहोश कर रही थी। तुम यहाँ क्यों? एमिली ने हाथ टिकाकर उठने की कोशिश की, तभी किसी चीज पर दबाव पड़ गया और उसने उसे हल्की आह की आवाज़ करते सुना। आवाज़ इतनी करीब थी कि उसका गर्म सांस एमिली के कानों को छू गया। अचानक उसके कान जलने लगे। वो 2 कदम पीछे हटी,
कान और बाजुओं पर उठी सिहरन को रगड़ते हुए। उस दिन के बाद पहली बार वह अकेले थे। एमिली मोमबत्ती जलाना चाहती थी, लेकिन डर था कि हैरोल्ड दरवाजे पर 2 परछाइयां देख लेगा। वह अंधेरे में ही फुसफुसाई, क्या पिछली बार की वजह से? शायद उसने उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए ऐसा कहा होगा। एमिली ने नरमी से कहा, चिंता मत करो, मैंने गलत नहीं समझा। तुमने मेरी कई बार मदद की है, तो मेरा फर्ज है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। बात पूरी होते ही उसने एमिली की कमर पकड़ ली। एमिली हैरान रह गई और उसका शर्ट कसकर पकड़ लिया। मिस्टर विंसेंट। विंसेंट ने उसे दीवार से टिकाते हुए उसके होठों को अंगूठे से छुआ और धीमी आवाज में कहा, गया क्या? अंधेरे में एमिली घबराई और उलझन में थी। उसे डर था कि विंसेंट फिर से उसे चूम लेगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी ऐसी अनुभूति पिछले जीवन में नहीं की थी। उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी और सांस गर्म हो गई थी। वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी तपती नजरें महसूस कर रही थी। वह लंबा था, झुककर उस पर नजर डाल रहा था। एमिली ने सिर घुमा लिया, लेकिन उसकी सांसों से बचना नामुमकिन था। आखिरकार उसने सिर उठाकर पूछा, क्या गया? पिछले चुंबन के बाद से उसके प्रति उसकी भावना बदल चुकी थी। अब उसका दिल बेकाबू था और उसे अजीब सा गर्म एहसास हो रहा था। ठंडी उंगली ने उसकी ठुड्डी को सहलाया। एमिली ठंड से कांप गई। तभी उसकी सांसें शराब की खुशबू के साथ उस पर गिरीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस बार एहसास पिछले से बिल्कुल अलग था। उसे लगा जैसे कोई नन्ही मछली उसके होंठों से अंदर घुस गई हो, पूरी तरह अपनी छाप छोड़ते हुए। एमिली का दिमाग सुन्न हो गया। उसने विंसेंट को धक्का दिया और जल्दी से होंठ पोंछ डाले। उसका दिल धड़क रहा था और ऊपर से आई गहरी आवाज ने कहा, मुझे लगता है पिछली बार का मेरा तरीका काफी अच्छा नहीं था। एमिली, परछाइयों में गाड़े, कोई मोमबत्ती जलाओ। धत, कुछ दिख नहीं रहा। गार्ड बी, हे भगवान, क्या मिस्टर विंसेंट की यह रात यादगार होने वाली है। मैं तो उत्साहित हूँ। गार्ड सी, मुझे नहीं लगता। गार्ड बी, क्यों? गार्ड डी, क्योंकि यह सीन रिस्ट्रिक्टेड होगा। गार्ड ए, गार्ड बी। दरवाजे के बाहर हैरोल्ड की आवाज आई, मिस एमिली, कोई आपसे मिलना चाहता है। एमिली ने खांसते हुए कहा, ठीक है, आ रही हूँ। फिर याद आया कि यहाँ वह सिर्फ सिडनी को जानती थी, तो उसने पूछा, कौन? उसने कहा उसका सरनेम पैक है, वही जिससे हम वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट में मिले थे। हैरोल्ड ने बताया। क्या वह विंसेंट की प्रेमिका थी? एमिली ने अंधेरे में सामने खड़े विंसेंट को देखकर धीमे से कहा, विंसेंट, मैं तो बेवकूफ हूँ। मतलब था, कृपया मुझे अब और उलझाओ मत। देखो, तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें ढूंढने आई है। तुम उससे मिल लो। एक गरम हथेली ने उसके सिर पर हाथ फेरा। एमिली बिल्कुल एक बिल्ली की तरह चुप हो गई, मानो उसके दिल को भी सहला दिया गया हो। वह अचानक शांत हो गई। विंसेंट ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए भारी आवाज में कहा, जब मैं हूं, तो कोई तुम्हें छेड़ नहीं सकता, मेरी नादान। उद्धरण चिन्ह। एमिली ने सोचा, विंसेंट के पास ताकत और दौलत थी। अगर ब्रिज ग्रुप का दिवालिया होना तय था, तो क्या उससे सहारा लेकर इसे टाला जा सकता था? उसने हिम्मत करके पूछा, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? विंसेंट ने अंधेरे में चुपचाप उसे देखा। ये लड़की एलियट से बिजनेस का नियम, इक्विवेलेंट एक्सचेंज, सीख चुकी थी। अगर वह कहता कि उसे कुछ नहीं चाहिए, तो एमिली भरोसा नहीं करती। यहाँ, उसने उसके होठों को अंगूठे से छूते हुए धीमी आवाज में कहा, अब से यहाँ सिर्फ मैं छूऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एमिली ने दांत भींचकर बेबसी से कहा, ठीक है। काफी देर से इंतजार कर रही एराबेला शायद बेचैन हो गई थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। हैरोल्ड उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन अंदर आकर उसने जो देखा, उसकी उम्मीद नहीं थी। बाहर बिजली चमकी और कमरा दिन की तरह रोशन हो गया। विंसेंट, लंबा और ताकतवर, मिस एमिली को अपनी बाहों में थामे खड़ा था। हैरोल्ड को सिर्फ एमिली के सफेद स्नीकर्स दिखे। पीछे हलचल सुनकर विंसेंट ने ठंडेपन से मुड़कर देखा।
बिजली की रोशनी में उसका आधा चेहरा दिखा, घमंडी और खतरनाक। एराबेला को पता था कि विंसेंट यहाँ है, पर यह नहीं कि वह इस लड़की के कमरे में है। उसने चौड़ी आंखों से दोनों को देखा। बिजली गई और गरज गूंज उठी। हैरोल्ड हिचकिचा रहा था कि मोमबत्ती जलाए या नहीं। चुप्पी तोड़ी एमिली ने। वह विंसेंट की बाहों से निकलकर माचिस उठाई, लाल मोमबत्ती जलाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। फिर एराबेला को देखकर बोली, एराबेला, तुम मुझे ढूंढ रही थी। एराबेला ने उसके लाल होठों और विंसेंट की मौजूदगी की आभा को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने एमिली की ओर उंगली उठाते हुए पूछा, तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे? एमिली ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि विंसेंट तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, जैक्वान, इसे वापस छोड़ दो। एराबेला उसकी ओर देखती रही, और अनजाने में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बाहर एक और बिजली कौंधी और तुरंत मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश की ठंडी बूंदें आंगन के पेड़ों पर गिर रही थीं, और उनकी ठंडक अंदर तक महसूस हो रही थी। पता नहीं कब जैक्वान आ गया। उसने अपना कोट एराबेला के ऊपर डाल दिया और उसे बाहों में उठाकर बाहर निकल गया। बारिश में भीगती हुई एराबेला ने रोते हुए पीछे मुड़कर विंसेंट से पुकारा, विंसेंट, क्या तुमने मुझे कभी पसंद किया है? कभी? इतने सालों में, क्या तुमने मुझसे एक बार भी प्यार किया? वह ऐसे खड़ी रही जैसे जब तक जवाब नहीं मिलेगा, वह नहीं जाएगी। जैक्वान का दिल भारी हो गया और उसने नजरें फेर लीं। विंसेंट का लहजा बेहद ठंडा और निर्णायक था। नहीं, एमिली को उनकी बातचीत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे प्यार के बारे में बहुत कम पता था। उसने सिर्फ कोरियन सीरियल देखे थे, इसलिए वह दूसरों की तकलीफ महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने कभी खुद इसे जिया ही नहीं था, इसीलिए उसका चेहरा खाली सा और उलझन भरा था। लेकिन एराबेला लड़खड़ाकर बारिश में गिर पड़ी। जैक्वान ने उसे उठाया और वे बारिश में ही बाहर चले गए। विंसेंट मुड़ा और अंधेरे में खड़े पहरेदार एक एक करके उसके पीछे चल दिए। इसी बीच हैरोल्ड वहीं खड़ा असहज और बेचैन महसूस कर रहा था। उसने कहा, मैं किचन जाकर देखता हूँ कि खाना तैयार है या नहीं। एमिली ने विंसेंट की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें उसकी परवाह है, लेकिन तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते? मोमबत्ती की रोशनी में विंसेंट का नुकीला चेहरा और गहरी छाया साफ नजर आ रही थी। लंबी घनी पलकें, हल्की शिकन और बेहद सख्त नक्श। उसने धीमी आवाज में कहा, वो अलग बात है। एमिली ने पूछा, क्या अलग बात? विंसेंट ने उसकी ओर देखा और ठंडेपन से कहा, मैं उसे सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ। एमिली को उसका भाई बहन वाला सिद्धांत याद था, इसलिए उसने अपना मुंह ढक लिया और आगे कुछ नहीं पूछा। तभी हैरोल्ड खाना लेकर आया। थोड़ी देर बाद सिडनी एमिली से मिलने उसके घर आ गई। जैसे ही उसने विंसेंट को कमरे में बैठे देखा, उसका पैर मुड़ गया और वह लगभग गिर ही गई। सौभाग्य से हैरोल्ड ने संभाल लिया। वह विंसेंट को हैरानी से घूरती रही, फिर एमिली की ओर देखा, जो चुपचाप खाना खा रही थी। धीमे स्वर में बोली, मैं कल आऊंगी। एमिली मुंह में सब्जी भरे हुए अस्पष्ट सा बोली, रुको, मैं लगभग खत्म कर चुकी हूँ। सिडनी ने विंसेंट की ओर देखा, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो वह पास की कुर्सी पर बैठ गई। कमरे का माहौल कुछ अजीब था। एमिली और विंसेंट जैसे दो अलग अलग दुनियाओं से थे, लेकिन दोनों साथ बैठे एक ही मेज पर खाना खा रहे थे। ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता था कि इनके बीच क्या चल रहा है। क्या बात है? एमिली ने खाना खत्म कर लिया था। विंसेंट ने भी अपनी चॉपस्टिक रख दी। पहरेदार आकर मेज साफ करने लगे। हैरोल्ड ने एक और लाल मोमबत्ती जला दी। कमरा थोड़ा और रोशन हो गया। विंसेंट ने एमिली की ओर देखा, उसके होठों से चावल का दाना पोंछा और बाहर चला गया। एमिली ने नैपकिन से मुंह फिर से पोंछा और मुड़कर देखा कि सिडनी उसे खाली नजरों से देख रही थी। एमिली ने हाथ हिलाया। सिडनी ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, तुम? एमिली ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सिडनी ने गहरी सांस लेकर धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम और मिस्टर विंसेंट एक दूसरे को पसंद करते हो? एमिली को इस सवाल का जवाब देना मुश्किल लगा।
उसने विंसेंट की सिर्फ एक शर्त मानी थी। उसने कभी नहीं कहा था कि वे रिश्ते में हैं। एमिली ने सिर हिला दिया। सिडनी झिझकते हुए बोली, असल में मैं बहुत हैरान हूँ। विंसेंट ने कभी किसी लड़की से ऐसा बर्ताव नहीं किया, उसे बाहों में उठाना, उसके होंठ पोंछना। मुझे लगता है कि वो आगे नहीं बोल सकी, क्योंकि सामने एमिली थी, जो उससे कुछ साल छोटी और मासूम नज़रों वाली थी। एमिली ने कुछ सोचकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी छुपे मकसद से मेरे करीब आ रहा है? सिडनी चुप रह गई। उसने मन ही मन कहा, मैं तो ये कह रही थी कि शायद उसे तुम पसंद हो। एमिली ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, वह अच्छा इंसान है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कई बार मेरी जान बचाई है। सिडनी चौंकी और खोई सी रह गई। शायद यही वजह थी कि विंसेंट का बर्ताव अजीब लग रहा था। लेकिन क्या वह सच में एमिली को पसंद करता था या बस उसे एक मासूम सी बच्ची समझकर दिल बहला रहा था? जब एमिली अचानक सिडनी के पास आई और बोल पड़ी, क्या तुम्हें भी वह पसंद है? सिडनी सन रह गई। उसने हाथ सीने पर रखा और पीछे हट गई। घबराए आवाज में बोली, नहीं, मैं तो बस हैरान हूँ। यकीन करना मुश्किल लग रहा है। विंसेंट स्कावो सिटी वाई का सबसे ताकतवर और निर्दयी शख्स, 26 साल से ठंडा और बेरहम। और अब वही एक लड़की के लिए इतना नर्म। वो अब तक विंसेंट को एमिली के होंठ पोंछते देख दंग थी। सिडनी ने सोचा, ज्यादातर लोगों के लिए विंसेंट से मिलना भी नामुमकिन था। लेकिन एमिली की वजह से उसने विंसेंट को हफ्ते में 2 बार देखा। और दोनों बार वह एमिली के प्रति अपना स्नेह जता रहा था। इसका क्या मतलब था? एमिली ने धीरे से कहा, वह ये सब सिर्फ मजाक के लिए कर रहा है। सिडनी चौंक गई। क्या? एमिली ने दरवाजे पर गिरती बारिश को देखते हुए दूर सी आवाज में कहा। एक पागल लड़की अचानक सामान्य हो जाती है। वह सिडनी की ओर मुड़ी और मुस्कुरा दी। क्या तुम्हें ये मजाकिया नहीं लगता? सिडनी का दिल जैसे किसी ने कसकर दबा दिया हो। उसे घुटन सी महसूस हुई। आखिर उस मासूम, प्यारी लड़की के साथ क्या हुआ था? उसी पल सिडनी ने एमिली की तन्हाई और बेबसी देखी। लेकिन अगले ही क्षण एमिली फिर से खिलखिला उठी क्योंकि एलियट का फोन आया था। वह फोन पकड़े खुशी खुशी मुस्कुरा रही थी। रात को एमिली फिर से डरावने सपनों में घिर गई। सपने में मौरी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। वो उसके पास गई और बेसुध होकर चिल्लाई, डैड, डैड। मौरी बिल्कुल नहीं हिला। दूसरी तरफ हैरोल्ड भी उसी हालत में पड़ा था। फिर अचानक दृश्य बदला। कमरन एलियट को बुरी तरह मार रहा था। एलियट जवाब भी नहीं दे पा रहा था। फिर वो उसे खींचते हुए 16वीं मंजिल की छत पर ले गया और एमिली की ओर डरावनी मुस्कान फेंकी। अपने प्यारे भाई से अलविदा कहो। नहीं, एमिली ने चीखकर पुकारा। उसने देखा कि एलियट को नीचे फेंक दिया गया। दृश्य फिर बदला। एल्सी ने चाकू एमिली के सीने में घोंप दिया और चिल्लाई, सब तुम्हारी वजह से है, मर जाओ। एमिली के होंठों में दर्द हुआ। वह घबराकर आंखें खोल बैठी। ये सपना था। कमरा अंधेरा था। उसके सिरहाने किसी के सांस लेने की आवाज थी। लेकिन वो हैरोल्ड नहीं था। वो उठ बैठी और देखा कि उसके हाथ में एक खंजर कसकर पकड़ा हुआ था। खंजर से गुनगुना सा तरल बहकर उसकी हथेली तक आ रहा था। हैरान परेशान एमिली ने उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। वो खून था। जैसे ही एमिली बिस्तर से कूदी, उसे रोक दिया गया। एक आदमी ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी बड़ी हथेली से उसके सिर के पीछे को हल्के से सहलाया। उसकी आवाज से एमिली समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या महसूस कर रहा है। अब ठीक हो। खंजर जमीन पर गिरा और धातु की टकराहट की आवाज आई। एमिली की नाक में खून की गंध भर गई। वह अभी अभी अपने डरावने सपने से बाहर निकली थी, लेकिन वह अब भी कांप रही थी। उसकी पीठ और माथा ठंडी पसीने से भीग गए थे। आदमी की बाहें चौड़ी और गर्म थीं। हल्की सी निकोटीन की गंध उसकी नाक में समा गई, जिसने उसके सारे डर और बेचैनी को मिटा दिया। मिस्टर विंसेंट, उसने धीमी, हल्की कर्कश आवाज में कहा, क्या मैंने आपको चाकू मारा?
जब से वह इस दुनिया में दोबारा जन्मी थी, उसने हर रात सोने से पहले तकिए के नीचे चाकू रखा था, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में बचाव कर सके। अगर बाहर भी जाती, तो जरूर अपने बैग में एक खंजर रखती। पिछले कुछ डरावने सपनों में उसने कभी प्रतिरोध नहीं किया। हर सपने में एल्सी ने उसे फिर से छाती में खंजर मारा और वह गहरी खाई में गिरती रही, जहां से वह उठ नहीं पाई। लेकिन आज रात उसने सपने में पलटकर वार किया। उसे लगा कि यह खून की गंध सिर्फ सपने में है, पर असलियत में भी खून बहा था, यह उसने नहीं सोचा। कुछ नहीं हुआ। आदमी की आवाज शांत थी। ये कहने के बाद उसने उसके चेहरे को छुआ। सचमुच, वहां आंसू थे। जब वह पहली बार उसके स्विमिंग पूल के पास दिखी थी, तब भी रोई थी और खुद को दबाए रखा था। जब उसे ब्रिट्स के घर भेजा गया, तब भी वह खूब रोई। एल्सी की बर्थडे पार्टी में उसने दुखी होने का नाटक किया। मिस्टर इयन की बर्थडे पार्टी में वो गलत कमरे में चली गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। वो सचमुच रोने वाली लड़की थी, लेकिन यही रोने वाली लड़की उसके सपनों में उसे बेचैन कर गई थी। जैसा कि जैक्वॉन ने कहा था, 26 सालों में पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ। सपने में छोटी लड़की रहम मांगते हुए रो रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें लाल थीं, उसके चेरी जैसे होंठ थोड़े खुले और गुलाबी जुबान झलक रही थी। वह उत्तेजित हो गया, बिस्तर का घेरा टूट गया। परछाइयों में खड़े गार्ड्स ने ऐसा जताया मानो उन्होंने भारी सांसें सुनी ही न हों। लेकिन वे सजा से नहीं बच सके। विंसेंट सिगरेट पीने बाहर निकला था, ठंडे चेहरे के साथ, तभी उसने उसका दिल तोड़ देने वाला नहीं सुना। आखिर इस छोटी लड़की के साथ क्या हुआ था कि वह तकिए के नीचे से खंजर उठाकर किसी भी पास आने वाले पर वार कर देती। एमिली एक कदम पीछे हटी और चिल्लाई, हैरोल्ड। वह जानती थी कि हैरोल्ड हमेशा दरवाजे के बाहर होता है, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि इस समय विंसेंट यहाँ क्यों है। पर यह महत्वपूर्ण नहीं था। दरवाजे पर खड़े हैरोल्ड ने पहले ही मिस एमिली की डरावनी चीख सुन ली थी। इससे पहले कि वह अंदर भागता, एक आदमी तूफान की तरह कमरे में घुस गया। हैरोल्ड का आगे बढ़ा कदम वहीं रुक गया और वह बेचैनी से दरवाजे पर पहरा देने लगा। हालांकि विंसेंट की ऊंची हैसियत थी, फिर भी उसे चिंता थी कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो। अब जब उसने मिस एमिली की आवाज़ सुनी, तो उसने तुरंत मोमबत्ती जलाई और अंदर गया। मिस एमिली, आप जाग गईं। उसने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती उठाए और देखा कि बिस्तर के पास दो लोग आमने सामने खड़े हैं, एक लंबा और दूसरा छोटा। रात की परछाइयों में हैरोल्ड ने देखा कि लंबा आदमी असाधारण रूप से आकर्षक लग रहा था। उस पल, यहाँ तक कि सीधे सादे हैरोल्ड को भी मानना पड़ा कि पूरे सिटी वाई में विंसेंट से बेहतर कोई नहीं है। एमिली पहले ही कुछ कदम बढ़ाकर उसके हाथ से मोमबत्ती ले चुकी थी और बोली, जाओ, मेडिकल किट लेकर आओ। जैसे ही हैरोल्ड अंदर आया, उसे खून की गंध आई। लेकिन जब उसने देखा कि मिस एमिली सामान्य थी, तो उसने समझा कि चोट विंसेंट को लगी है। पर यह कैसे हुआ, वह नहीं जानता था। उसने अभी अभी मिस एमिली का बुरा सपना सुना था, इसलिए उसके मन में खुद ही जवाब आ गया। एमिली ने पानी से भरा बर्तन लिया और हाथ धोए। फिर वह उस ओर चली, जहां अंधेरे में खड़े विंसेंट परछाइयों में घुल रहे थे। वह उदास और रहस्यमय लग रहा था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे अंधेरे से बाहर खींचा। मोमबत्ती की रोशनी में आदमी का चेहरा साफ दिखा। उसकी थोड़ी मजबूत थी, हल्की ऊपर उठी, नीचे उभरता एडम्स एप्पल। काली शर्ट उसके लंबे, सीधे शरीर पर खूब जंच रही थी। वो उनकी पकड़ में आए हथेलियों को देख रहा था। उसकी हथेलियां चौड़ी और मजबूत थीं, और उसकी हथेलियां कोमल और छोटी। थोड़ी सी ताकत से यह नन्हा हाथ चकनाचूर हो सकता था। सामने खड़ी लड़की बहुत दुबली पतली और नाजुक थी, जो एक बार भी सह न सके, लेकिन उसकी बड़ी आंखों में असामान्य शांति थी। उसने उसकी शर्ट के बटन खोले, उसके सीने पर खून के दाग देखे और फिर कपड़ा धोने चली गई। हैरोल्ड मेडिकल किट लेकर आया। जैसे ही उसने काम अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उसे उसकी ठंडी निगाहें महसूस हुईं। जब उसने देखा कि एमिली को इसमें कोई आपत्ति नहीं, तो उसने सामान रख दिया और चुपचाप बाहर निकल गया।
दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे देखा। विंसेंट सिर झुकाए खड़ा था, उसकी परछाई विशाल और डरावनी लग रही थी। एमिली उसके पास झुककर रुई से धीरे धीरे जख्म साफ कर रही थी। हैरोल्ड को ये दृश्य ऐसे लगा जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट जिंदा हो उठे हों। एमिली अभी बहुत छोटी थी। इस साल वह सिर्फ 17 की थी, जबकि विंसेंट कुछ महीनों में 27 का हो जाएगा। वो उससे पूरे 10 साल बड़ा था। हैरोल्ड बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। मोमबत्ती की रोशनी दरवाजे पर उनकी परछाइयां बना रही थी, जैसे वे एक दूसरे को गले लगा रहे हों। कसम से, ये दृश्य उसे सुंदर लग रहा था। दूर से बादल गरजे, बारिश धीरे धीरे थम रही थी। कुछ घंटों में सुबह होने वाली थी। हैरोल्ड ने सिर उठाकर दूर देखा। अचानक उसने दरवाजे पर लगे पेड़ पर कुछ हरकत महसूस की। उसने छोटा टॉर्च निकाला और रोशनी डाली। पेड़ पर बैठे 4 गार्ड्स ने उसे अजीब सी शर्मिंदगी लेकिन शालीनता से हाथ हिलाया। शाम को डिनर पर हैरोल्ड और गार्ड्स की मुलाकात हुई थी। गार्ड्स उसके साथ बहुत विनम्र थे। शायद वे भविष्य की मिसेस स्कावो के बॉडीगार्ड से परिचित होना चाहते थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ घंटों बाद इतनी अजीब स्थिति में फिर से मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक सब खामोश रहे। हैरोल्ड ने पूछा, तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं है? पेड़ पर बैठे गार्ड्स चुप रहे। फिर गार्डे बोला, हम तो यहाँ बिजली खाने ही आए हैं। हैरोल्ड, जब उसने हैरानी से देखा तो गार्डबी ने धीरे से खांसकर कहा, हमने वो सुना जो हमें नहीं सुनना चाहिए था, इसलिए हमें सजा मिली। गार्डसी ने कहा, तुम क्यों बाहर आ गए? अभी सुबह होने में समय है। जल्दी जाओ और जाकर देखो। हैरोल्ड, गार्ड्स एक साथ खांस पड़े। फिर गार्डसी ने धीरे से कहा, खैर, हमारा मिस्टर विंसेंट तो इतना हैंडसम है। इस सन्नाटे भरी रात में मुझे डर है कि तुम्हारी मिस एमिली खुद को रोक ना पाए। हैरोल्ड ने कुछ नहीं कहा। एक गार्ड ने पूछा, अरे, तुम जेरल्ड हो? हैरोल्ड झेप गया, मेरा नाम हैरोल्ड है। गार्ड ने ठीक है कहकर और कुछ नहीं बोला। बाकी गार्ड्स नाराज हो गए, बस इतना, हमें बिजली गिरने वाली है और तुम्हें सिर्फ उसका नाम जानना है। क्या तुम्हें दोपहर का वो आइसक्रीम याद नहीं? शर्म करो, मुझे लगता है तुम जरूर हंसे थे और मिस्टर विंसेंट ने सुन लिया, तभी तो हमें सजा मिली। हाँ, यही हुआ। कमजोर सी आवाज आई, मैंने हंसा नहीं था, बस डकार ली थी। कुछ पल चुप्पी रही, फिर सबने मिलकर गाली दी, इसमें फर्क ही क्या है? अपनी पिछली जिंदगी में अस्पताल में रहते हुए एमिली ने डॉक्टर को पट्टियां बदलते और घाव बांधते देखा था। तब सब कुछ आसान लगता था, लेकिन अब अपने हाथों से करना उसके लिए कठिन हो गया। क्योंकि विंसेंट के सीने के बाएं हिस्से पर चोट थी, इसलिए पट्टी उसके दाएं कंधे से सीने तक लपेटनी थी। शुरू में जब उसने विंसेंट को डिसइंफेक्ट किया तो उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने पट्टी बांधनी शुरू की, उसे एहसास हुआ कि विंसेंट उसके भाई से भी लंबा है। इसलिए उसने विंसेंट को कुर्सी पर बैठा दिया, फिर झुककर उसके कंधे से पट्टी बांधना शुरू किया। जल्दी ही पट्टियां खत्म हो गईं। दवा के डिब्बे में टेप नहीं था, तो एमिली ने पट्टी को बांधकर गांठ लगा दी। ऐसा करने के बाद अचानक उसे ध्यान आया कि उसने विंसेंट पर अभी तक दवा लगाई ही नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विंसेंट के लिए बस इतना दिखा कि सामने बैठी छोटी सी लड़की ने होंठ काटे और पास झुकाए। एमिली की खुशबू फिर से उस पर छा गई और उसका बदन और गर्म हो गया। यहाँ कैंची नहीं है, जरा रुको, इतना कहकर एमिली और झुकी। उसने पट्टी के किनारे को दांतों से काटने की कोशिश की। विंसेंट की नज़रें अचानक गहरी हो गईं। उसका छोटा, मासूम चेहरा कोमल और चिकना था। मोमबत्ती की रोशनी में वह चमकते गुलाबी रंग के संगमरमर सा लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखें दमक रही थीं और लंबी पलकें तितलियों सी फड़फड़ा रही थीं। उसके गुलाबी होठों के बीच से मोती जैसे दांत झलक रहे थे। गांठ खोलते खोलते होंठ सुन्न हो गए तो उसने उन्हें हल्के से चाटा। गुलाबी जीभ झट से बाहर फिसल गई। एमिली पूरे 1 मिनट तक गांठ से जूझती रही,
पर उसे यह महसूस नहीं हुआ कि सामने बैठा आदमी तेज सांसें ले रहा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और गर्दन की नसें उभर आई थीं। आखिर एमिली ने गांठ खोल दी। तभी उसने देखा कि विंसेंट का सीना तेजी से उठ गिर रहा है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और तनकर अकड़ा हुआ था। तभी जैसे ही एमिली ऊपर देखने लगी, उसकी आंखों पर अचानक एक बड़ा हाथ आ गया। आदमी की आवाज भर्राई हुई थी, आंखें बंद करो। एमिली हिली तक नहीं और धीरे से बोली, क्या हुआ? बोलते समय उसके गुलाबी होंठ इतने मासूम लगे कि विंसेंट अपने उमड़ते जज्बातों को मुश्किल से रोक पाया। उसने खुद को काबू में रखते हुए मेज पर रखी मोमबत्ती बुझा दी। एमिली की पलकों की हल्की सी झपक उसके दिल को गुदगुदा गई। मिस्टर विंसेंट, एमिली उलझन में थी। अंधेरे में उसकी मीठी और नाजुक आवाज और भी साफ सुनाई दी, बिल्कुल वैसी जैसी विंसेंट ने अपने सपनों में दया की गुहार करते सुनी थी। वह असल में उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन अब तो जैसे भीतर आग भड़क गई थी। उसे पानी चाहिए था, चाहे एक बूंद ही सही। उसने एमिली का सिर पीछे से थामा और उसे चूम लिया। पहले के दोनों चुंबनों से अलग ये चुंबन उग्र, हावी और बिल्कुल शिकारी सा था। एमिली की सांसें छिन गईं और उसने हल्का सा विरोध किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ विंसेंट के घाव से छू गया, वह रुक गई। ये सब एमिली के लिए अनजान और असहज था। उसने फिल्मों में ये सब देखा था और जानती थी कि औरत पुरुष के बीच क्या होता है, लेकिन उसने कभी खुद अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसका तेज धड़कता दिल डर और घबराहट का नतीजा है या नहीं, वो समझ नहीं पाई। काफी देर बाद विंसेंट रुका। उसने सिर उसके सिर से टिकाया और उसके होंठ हल्के से काटे। उसकी भर्राई आवाज गहरी थी, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। उसने फिर से मोमबत्ती जलाई और उठकर चला गया। पेड़ पर तैनात एक पहरेदार हैरान था, ये बस इतना ही। ये सुनकर हैरोल्ड कमरे में घुस आया और देखा कि एमिली कुर्सी पर बैठी खोई हुई सी अपने थोड़े से लाल और सूजे होंठों को छू रही थी। मिस एमिली, उसने हैरोल्ड पूछे बिना न रह सका, उसने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? एमिली ने सिर झुकाकर सोचा और बोली, नहीं। हैरोल्ड को समझ नहीं आया क्या कहे। फिर उसने हिचकते हुए पूछा, मिस एमिली, अगर आपको उसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता या आपको उसका छूना अच्छा नहीं लगे तो? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एमिली ने सोचा और बोली, सच कहूं तो मुझे बुरा नहीं लगता। हैरोल्ड निरुत्तर हो गया। फिर साफ साफ कहा, मेरा मतलब है, अगर वो आपको चूमे तो। ये वही शर्त थी जिस पर एमिली ने आज ही हामी भरी थी। एमिली ने बिना झिझके कहा, वह जब चाहे मुझे चूम सकता है। फिर अपने होठों की ओर इशारा किया, यह उसके हैं। हैरोल्ड, अचानक हैरोल्ड को ऐसा लगा जैसे वह एक पिता है जिसकी बेटी बड़ी हो गई है। बाहर पेड़ पर पहरेदार अब भी बातें कर रहे थे। गार्ड बी समझे छोटे समय का मतलब क्या है। इसका मतलब मिस्टर विंसेंट वाकई कुंवारे हैं। गार्ड सी, हे भगवान, मैं बहुत उत्साहित हूँ। गार्ड डी, अगर आंखों की जरूरत नहीं तो दान कर दो। तुम्हें वो बड़ा चीज दिखा नहीं? गार्ड ए, मैंने तो सोचा विंसेंट की पैंट पर कुछ लटका हुआ है। गार्ड बी, मैंने सोचा वो मोमबत्ती है, अंधेरे में साफ नहीं दिखा। गार्ड सी, छोड़ो, झूठा अलार्म। वो उसे सिर्फ अपनी बहन मानता है ना? जब कार पैक्स के दरवाजे पर रुकी, एराबेला ने जैक्वान से आंसू भरी आंखों से पूछा, सही कह रही हूं न? जैक्वान सीट बेल्ट खोल रहा था। ये सुनते ही वह सन रह गया और गरज कर बोला, खुद से झूठ बोलना बंद करो। एराबेला कांपते हाथों से दरवाजा खोलने लगी। जैक्वान ने छाता लेकर उतरकर उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे मत छुओ। एराबेला ने उसका हाथ झटक दिया और बारिश में भागकर लिविंग रूम में चली गई। बटलर और नौकर चाकर तुरंत छाता लेकर दौड़े। मिस एराबेला अब लौट आई। जैक्वान अकेला खड़ा रह गया। उसने आसमान की ओर देखा और उसके हाथ का छाता जमीन पर गिर गया। बिजली चमकी और उसका चेहरा और फीका पड़ गया। एराबेला ने चेहरा ढाक लिया, सीधा अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। नौकरों ने उसे पहली बार ऐसे रोते हुए देखा। वे एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पाए क्या करें।
भीगी हुई एराबेला मेज के सामने बैठ गई और एक तस्वीर थाम ली। तस्वीर में कुछ किशोर शानदार हॉल में बैठे थे। उन्हें पता था कि कोई तस्वीर ले रहा है, तो सबने कैमरे की ओर देख शांति का संकेत बनाया। सिर्फ बीच में बैठा लड़का झुका हुआ था और ठंडा सा लग रहा था। उसके पास बैठे बच्चे ने उसका हाथ छुआ तो उसने सिर उठाया और किसी चीज को देखकर हंस पड़ा। ये पहली बार था जब एराबेला ने उसे हंसते देखा था। उसने तुरंत शटर दबा दिया। बाद में उसे पता चला कि विंसेंट की बहन उस समय उसके पीछे खड़ी शरारत कर रही थी। चाहे विंसेंट किसे भी देख रहा हो, उसकी वह मुस्कान एराबेला के दिल में घर कर गई, जिसे वह सालों तक भुला न सकी। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। सब लोग विंसेंट को मिस्टर विंसेंट कहते थे, लेकिन एराबेला ने कभी ऐसा नहीं कहा। उसे लगता था कि अगर वह अलग संबोधन करेगी तो वह उसके लिए दूसरों से अलग होगी। 15 साल बीत गए और अब जाकर उसे समझ आया कि वो हमेशा खुद को ही धोखा देती रही। एराबेला ने चेहरा ढाक लिया और रोने लगी। तभी दरवाजे के नीचे बनी बिल्ली की खिड़की से आवाज आई। उसने रोना रोक दिया और देखा कि एक छोटा सा रोबोट लाल गुलाब लिए अंदर आया। कुछ मिनट बाद वह रोबोट उजाले से भरे अटारी में लौटा, हाथों में मसल चुका लाल गुलाब लिए। अटारी के मालिक ने गुलाब को छुआ, फिर रोबोट के सिर पर हाथ फेरा। रोबोट ने मुंह खोला और एराबेला की आवाज में कहा, ट्रेवर, वह मुझसे प्यार नहीं करता। फिर रोने की आवाज गूंज उठी।